हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 4 हरियाणा बोर्ड साइंस की बुक जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम करेंगे आज हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका डिटेल में रिव्यू करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, एचएससी, जो भी एग्ज़ाम हो, सभी में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं, हरियाणा बोर्ड की बुक से आते हैं। तो चैप्टर को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिए और आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से फ्री माइंड उसको कर सकेंगे। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। देखिए, हमने पिछले वीडियो में परमाणु के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अणु और परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के बारे में हमने पढ़ा है लेसन में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे परमाणु को भी आगे तोड़ा जा सकता है। 19वीं जो शताब्दी थी उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा कि मतलब इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। अविभाज्य का मतलब आगे नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि परमाणु में आवेशित कण अर्थात आवर परमाणु कण, सब एटॉमिक कण विद्यमान होते हैं और इसी पे हमारा लगभग ये चैप्टर रहेगा। तो परमाणु के हमारे पास जो हैं 3 कण हैं लास्ट में। सब एटॉमिक कण कितने होंगे? हमारे 3 होंगे और ये हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। मोस्टली हर क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। यदि आप साइंस साइड की बात देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी हमारे मॉडल आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो जो एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की हम इस बुक में जो करेंगे वो करेंगे डिफरेंस लेकर भी। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। क्या होता है तीनों में? आवेश के आधार पर यदि हम देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमारे पास परमाणु के 3 पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो यदि हम आवेश के हिसाब से देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव, ऋण आवेश होता है। इसलिए इसके लिखेंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। तो ये माइनस में लिखेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम ऋण आवेश होगा इसके ऊपर। ठीक है। इसी प्रकार जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पर सेम चार्ज है लेकिन वो प्लस में रहेगा। यहाँ पे हमारे क्या आएगा? माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। प्रोटॉन पर इकाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। मतलब 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज देगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, याद रखेंगे। न्यूट्रॉन का मतलब नहीं। याद रखने का सिस्टम क्या? देखिए, पी प्रोटॉन पॉजिटिव ले लेंगे, पी फॉर प्रोटॉन फॉर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का मतलब आप नो माने, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है हमारे पास? नेगेटिव। तो ये चार्ज होते हैं, इनका आप सीधा लिखना चाहिए, ऐसे लिखते हैं आवेश। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश यानी कि ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। अब द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं तो द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है। मोस्टली कई बार हम 2000 ले लेते हैं, 2000वां भाग 1840 की स्थान पे कई बार कई बुक्स में 2000 दिया हुआ है, तो 2000 भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर 1840 के स्थान पे 2000 ले लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेट में लेते हैं, लगभग लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमारा रहेगा 1/1840वां भाग होता है। प्रोटॉन पर द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का होता है हमारे पास 1.0073335 के बराबर होता है। और कई बुक्स में हमारा दिया गया, अगर आप किलोग्राम के हिसाब से देखना चाहें तो वो होता है हमारे पास, नोट कर लीजिए, 1.6 सेम वही होता है। यहाँ पे देखिए 1.6 है, जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 10⁻⁻24 किलोग्राम।
ये होता है हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻24 किलोग्राम होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻24 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, वो लगभग प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 1.008 × 8724 होता है। तो ये आगे द्रव्यमान के बारे में बात। अब स्थिति देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं। हमारे इसमें ऊर्जा स्तर होते हैं, तो वो उसके चारों ओर, जैसे हमारा मान लो ये हमारा ये हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर होते हैं, इसके बाहर और चक्कर लगाते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन भी नाभिक में स्थित होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है, उसके कक्ष के बाहर होता है। जैसे हमारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, सेम प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट हो है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हो है कि वो हमारे जो नाभिक है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। संकेत में सीधा, जैसे इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या यदि हम देखें 2.8 × 10⁻⁻13 और इसकी 10⁻⁻13 और इसकी भी 10⁻⁻13 सेम होती है। प्रतीक वही E से लेंगे या -E, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, -E और ऊपर 0 पावर, इसको हम P से लिखेंगे 1H1 होता है इसका, और इसको N से लिखेंगे 1N1 होता है। तो ये हो गया इसका प्रतीक। तो ये था हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में अंतर, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर करेंगे। आप देखते हैं तीनों की खोज किस किसने की थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन थे, जो एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, फिजिस्ट थे। उन्होंने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नोट कर लीजिए, 1 नंबर में मोस्टली क्वेश्चन आता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और कब की थी? सन 1897 में की थी। और उन्होंने क्या बताया था कि कम से कम एक ऋण आवेशित कण है, जिसे उन्हें कॉर्प्स नाम दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में चलकर इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले जो E. गोल्डस्टीन थे, सन 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिन्होंने उन्हें केनॉल रे का नाम दिया। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, केनॉल रे क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी करते करते पहले E. गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिन्हें उन्हें केनॉल का नाम दिया। केनॉल रे, रे मैंने किरण होती है, रे मैंने किरण होती हैं, किरणें, RAY जिसकी हम वो लेकर चलते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज E. गोल्डस्टीन ने सन 1886 में। परमाणु की खोज करने से पहले ही एक नए विकिरण की खोज की उन्होंने, केनॉल रे। ये केनॉल रे धन आवेशी थी, जिनके द्वारा बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया। इन्हीं कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु विपरीत था, और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना था, और हमने पढ़ा था 1844वां भाग होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैडविक ने की थी। सन 1932 में एक और सब एटॉमिक कण की खोज निकाला, क्योंकि इस सब एटॉमिक कण पर कोई आवेश नहीं था, अर्थात न्यूट्रल था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। न्यूट्रल का मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है, जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बोलते हैं उसको। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के काफ़ी दिन बाद हुई थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तथा यह परमाणु के नाभिक में होता है, इनकी न्यूक्लियस में होता है। अब परमाणु की संरचना के हमारे पास मॉडल होते हैं, तो 3 मॉडल थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉम्स बोलते हैं, जिसको थॉम्स भी बोलते हैं। थॉम्स का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और बोर का परमाणु मॉडल। इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी आ जाता है। तो हम पहले करते हैं इसका टॉम्स का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे पहले, टॉम्स का परमाणु मॉडल। तो उसके बारे में जो विशेष जानकारी थी टॉम्स के परमाणु मॉडल के बारे में, तो ये नंबर 1 तो क्या है? परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नोट करें पॉइंट। तो उन्होंने क्या कहा था अभी, जो वो किसका बना होता है हमारे पास? परमाणु धन आवेशित कण होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। उसने ये कहा था सबसे पहले, किसने दिया था? ये थॉम्स के, जो हमारे सबसे पहले
जे थॉमस थे, उन्होंने बताया था परमाणु मॉडल के बारे में। जे थॉमस थे जो उन्होंने कहा था कि परमाणु के मॉडल ने परमाणु को जो है उन्होंने उदासीन होने की भी व्याख्या की थी, जिसके अनुसार परमाणु धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें 10 होते हैं, परंतु ये मॉडल न्यूट्रॉनों के बारे में तथा इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जो दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा बाद में बताया गया। ठीक है। और इसके बाद रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल क्या कहता है, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, तो जिसमें नाभिक होता है, एक परमाणु लगभग संपूर्ण जो उसका द्रव्यमान होगा वो उसके नाभिक में होगा, ये रदरफोर्ड ने कहा था। और बोर का जो परमाणु मॉडल उसने क्या कहा था, बोर ने कहा था कि परमाणु के 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, हमने अभी पढ़ा, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा परमाणु के मॉडल के बारे में, तो सबसे पहले जो थॉमस ने क्या कहा, परमाणु धन आवेशित कण है। ठीक है, परमाणु धन आवेशित कण है और इसमें इलेक्ट्रॉन धन से होते हैं, ये कहा था थॉमसन ने। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और यहीं पर परमाणु का सारा द्रव्यमान होता है। और जो बाद में नील बोर आए, उन्होंने कहा क्या कहा कि परमाणु के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थॉमस क्या कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये कहा था थॉमसन ने। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो हैं सेम होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए वो प्लस और माइनस कंबाइन होकर उदासीन बन जाता है। इसने क्या कहा रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तिकुलाकार चक्कर में, वही जैसे हमने बात की थी, वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसने क्या कहा बोर ने, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं, यानी कि कक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होती है। और इसकी कमियां क्या है, हमारे पास थॉमसन मॉडल था जो लिमिटेशन, थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग के जो परिणाम आए, उन्होंने क्या कहा कि उनको नहीं समझाया जाता, मतलब रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकरण किया और जिससे हमें इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। और इसमें क्या रहा हमारे पास, जो तीसरी पॉइंट देखिए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ठीक है, अब करते हैं इसका जो 4th पॉइंट होता है हमारे पास, जो नील बोर ने कहा था। नील बोर का जो परमाणु मॉडल था उसने क्या कहा था, इसकी 4 कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, KLMN 4 स्तर होते हैं। किसी भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 कोश होते हैं, KLMN, या 1 2 3 भी लिखते हैं उसको, जैसे दिखाया गया फिगर देख रहे हैं हम। तो पहला, जैसे ये पहला कक्ष हो गया, इसके ऊपर ये दूसरा कक्ष हो जाएगा, फिर ये तीसरा कक्ष हो जाएगा, और इस तरह से ये चौथा कक्ष हो जाएगा। तो KLMN 4 कक्ष होंगे। तो अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा, नाभिक। सबसे पहले नाभिक आएगा, ये हमारा क्या होगा, K, ये L, ये M और ये N, 4 कक्ष होंगे। ये हम कह सकते हैं पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। तो टोटल हमारे कितने कक्ष होंगे, 4 कक्ष होंगे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। सबसे केंद्रीय भाग क्या हो गया, हमारा नाभिक हो गया। फिर जो दूसरा सर्कल क्या है, K कक्ष हो जाएगा, जहाँ पे N की वैल्यू 1 होगी, इनके पहला कक्ष हो जाएगा। फिर दूसरा सर्कल आया हमारे पास, तो वो क्या होगा, L, और वो है वहाँ पे N की वैल्यू 2 होगी। फिर तीसरा आया, उसको M लिखेंगे और वो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर चौथा लास्ट में N कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4 कक्ष होंगे KLMN, या यूँ कहीं 4 कक्ष होंगे, 1 2 3 4। तो ये इस तरह से कक्षों की बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसकी हाँ कमियाँ क्या है रदरफोर्ड की मॉडल की, नोट कर लीजिए। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्वामित्व जो स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहा है, क्योंकि गोलाकार पथ में चक्कर लगाना कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा और उसकी गति धीरे धीरे कम होती, अर्थात नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो लाभ देखिए, अब जो नील बोर का था उसमें एडवांटेज क्या है, जो बोर मॉडल के परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या स्पष्ट हुई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन
विविक्त कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो ये था नील बोर का जो मॉडल था उसने दिया था। तो मुख्य रूप से हमारे पास क्या पॉइंट हो गए इसमें, नील बोर ने जो इम्पोर्टेंट यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें क्या वो जिसको हम बोलते हैं विविक्त कक्षा बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तर के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए ध्यान से क्या होता है ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं या सेल को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जहाँ पे वो चक्कर लगाए उसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इन ऊर्जा स्तर या कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर होते हैं KLMN से दर्शाया जाता है। वही अभी जैसे हमने बात की थी ना, ये जैसे मान लो पहला कक्ष होगा इसको K लिखेंगे, इसी के ऊपर जब दूसरा आ जाएगा तो इसको L लिखेंगे, इसी के ऊपर तीसरा आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे M लिखेंगे, फिर इसी के ऊपर हमारा चौथा आ जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे N लिखेंगे, KLMN। इनके पहला कक्ष अंदर वाला हो जाएगा ये, फिर दूसरा कक्ष आ जाएगा, फिर तीसरा कक्ष आ जाएगा, ये चौथा कक्ष आ जाएगा। इनके टोटल हमारे 4 कोष होंगे KLMN, या अगर काउंटिंग में लेना चाहिए तो हम बोलते हैं उसको 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, ये तो क्या होगा हमारे पास नाभिक हो गया हमारे पास। ये पहला कक्ष है जिसको हम लिखते हैं K, और यहाँ पे N की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे। ये हमारे पास कौन सा कक्ष होगा, दूसरा L लिखते हैं इसको, और N कितना आएगा 2। ये हमारे पास तीसरा कक्ष है, इसको M से लिखते हैं और N कितना 3 आ जाएगा। ये हमारे पास चौथा कक्ष है और N कितना होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इनके हमारे पास टोटल 4 कक्ष होते हैं या कोष होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या बनता है हमारा, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। मतलब हमारे जैसे ये 4 कक्ष हो गए ना KLMN, 4 कक्ष हो गए, नोट कर लीजिए हमारे 4 कक्ष हैं KLMN, या 1 2 3 4 ये नाभिक हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए किस तरह से हम इसका यूज करते हैं कक्षों का। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है, बोर तथा बरी ने परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए नियम प्रस्तुत किए जिन्हें बोर बरी स्कीम कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं जिसको, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पॉइंट बनेगा, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n की 2 इसके द्वारा लिखेंगे, 2n की 2 से लिखते हैं। ये फार्मूला है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखने के लिए। क्या है हमारे पास, उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n की 2। कितने होंगे, 2n की 2। n कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 4, जितने कक्ष होंगे उतना ही n होगा। ये 2n की 2 है हमारे पास। जहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष में या K में कितनी होगी, देखिए पहले कक्ष में कितनी होगी, 2n की 2। फार्मूला हमारे पास क्या है, देखिए कितना होता है, 2n की 2। तो जो पहला कक्ष होगा n के स्थान पे, क्योंकि पहले कक्ष में K बराबर 1 हो गया हमारे पास, कितना हो गया, ये n बराबर 1 लिखेंगे। n बराबर कितना हो गया 1, n बराबर कितना आएगा 1, यानी कि पहले कोष में। और फार्मूला क्या है, 2n की 2। यहाँ पे यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 आएगा। इसका मतलब पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 होंगे। कितने होंगे, पहले कक्ष में अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरे कक्ष या L कोष में वही 2n की 2 होता है हमारे पास। तो वहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 2 इंटू में 2 की पावर 2, ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर 2। तो गुणा करने से हमारे पास कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ये 2 की पावर 2 है, कितना आएगा टोटल 8। यानी कि दूसरे कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद तीसरे कक्ष में देखते हैं, तीसरे कक्ष में कितने होंगे, वही 2n की पावर 2 फार्मूला है। तो 2 इंटू में 3 की पावर 2 आएगा, ठीक है, 3 की पावर 2, n के स्थान पे 3 ले लिया। तो 3 गुणा 3 9, 9 दूनी 18। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास, 18 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। ये 3 की पावर 2 है, इसको याद रखेंगे, 3 की पावर 2, ये 3 की पावर, ये 2 की पावर 2 है। ठीक है, ये 3 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 2 है। क्लियर पॉइंट। अब चौथे कक्ष में
फार्मूला क्या है हमारे पास, 2n की 2, n यहाँ पे कितना आएगा, अब 4 लेंगे, 4 की पावर 2, ठीक है। तो 4 गुणा 4 16, 16 दूनी 32, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। यहाँ पे 4 की 2 आई, ना कि 2 की 2, कितना है 4 की 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। तो कहने का मतलब पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2, याद रख लीजिए नोट पॉइंट। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, चौथे में 32, यानी कि 2 याद रखेंगे, 2 8 18 32, KLMN, KLMN। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरे में 18, चौथे में 32 मैक्सिमम। सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकती है। देखिए हमने देखा पहले कक्ष में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। लेकिन जो बाहरी कक्ष होगा उसमें अधिकतम कितने होंगे, 8 होंगे। अधिकतम कितने होंगे, 8 होंगे। जैसे मान लो हमें कोई इलेक्ट्रॉन कक्ष बनाना है, जैसे हमारे पास 2 8 और ये 10 करते हैं, तो 10 गलत हो जाएगा हमारे पास। ये आखिरी कक्ष हो गया हमारे पास, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। तो इसको हम गलत लिखेंगे। फिर इसको कैसे लिखने का तरीका फिर क्या होगा, 2 8 8 मैक्सिमम, तीसरे में 8, तो अब कितने बच गए, 2 और बच गए हमारे पास, तो 2 ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं। क्लियर है, अभी एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती हैं। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। क्लियर पॉइंट। और वो कितनी हो सकती है, 2n की 2 हो सकती है। क्या कितनी हो सकती है, 2n की 2। अभी हमने किया है ना, वही फार्मूला रहेगा। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रहेगी हमारे पास, n बराबर 1 लगेंगे, यानी कि k 2n की 2 हो गया, तो कितनी आएगी टोटल, 2 आएगी। दोबारा से देख ली, 2 गुणा 1 की पावर 2, 2 एकम 2, 2 आएगी। दूसरे कक्ष में कितना आएगा हमारे पास, 2n की 2, तो दूसरे में कितना आएगा, वही 8 आएगा, ठीक है ना। और तीसरे कक्ष में कितना आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फार्मूला हमारे पास क्या है, वही 2n की 2, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3, क्योंकि शक्ति 2 बार है, तो 2 3 3 9 दूनी 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 3 की 2, ये फार्मूला रहेगा। तो यानी कि दूसरे में, तीसरे में 18, चौथे में हमारे पास n की वैल्यू हम 4 लेंगे, तो 4 लेने से ये फार्मूला हो गया हमारे पास। तो 2 गुणा में 4 की 2 गुणा 2 गुणा 16, तो कितना आएगा 32। तो ये आप याद रखेंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं। मान लो परमाणु संख्या हमारी कितनी है, 12 है। नोट कर लीजिए, यहीं से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परमाणु संख्या कितनी है, 12। हमें इसको तोड़ना है। तो पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2, इसलिए हम 2 लेंगे। नंबर 1 पे कितना लेंगे, 2। अब कितना, 12 हो गया। 12 में से 10 12, अब कितने 10 और बचेंगे ना, ये 10 बचेंगे। लेकिन लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इसका क्या बनेगा हमारे पास, 2 8, और बाकी कितने बच गए, 2, तो इसलिए बनेगा 2 8 2। क्लियर है पॉइंट। अब 19 वाला देखिए किस तरह से करेंगे। 19 में पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे कक्ष में कितने हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 8, 8 और 2 10, अब 9 और बच गए, टोटल 19 करना है ना। तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, लेकिन गलत, क्योंकि ये लास्ट वाला बच गया। तो लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हम 9 की बजाय कितने लिखेंगे, 8, और क्योंकि टोटल 9 करने तो 1 और आ जाएगा। तो सही क्या बनेगा, 2 8 1 1, 2 8 1 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे 20 है हमारे पास। 20 में पहले कक्ष में कितने हो सकते हैं, 2, दूसरे में कितने हो सकते हैं, 8। अब ये बचेगा 10 बचता है वैसे तो, लेकिन गलत, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, हमारे 8 ही हो सकते हैं। तो 2 8 8 और 2, टोटल कितना बनेगा, 20 जोड़ करना है हमें। टोटल जोड़ कितना करना है, 20। अब तीसरा देखिए, 21 में हमारे पास क्या बनेगा, 21 में 2 पहले में आएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में हमारे देखिए कितने आएंगे। अगर हम चाहे देखो, तीसरे में 9 ले सकते हैं, क्योंकि तीसरे में हम 18 कर सकते हैं मैक्सिमम, 2 8 18, लेकिन यहाँ पे हमने 9 ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि चौथे कक्ष में कितना आएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये स्कैंडियम हो जाएगा। इसी प्रकार 38 है स्कैंडियम में। 38 में 2 हमारा आएगा, फिर 8 18 8 और 2। ये बात ध्यान रखें। लास्ट कोर्स में मेन पॉइंट क्या है,
जो लास्ट बचेगा उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो लास्ट बचेगा उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट? संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता वैलेंसी क्या होती है? संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। वैलेंसी जिसको बोलते हैं, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। या किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। अब देखिए ये है, ये बाहरी कक्ष है, ये इसकी संयोजकता होगी मैग्नीशियम की, के की संयोजकता 1 हो जाएगी, कैल्शियम की संयोजकता 2 और Sc की संयोजकता 2, Sr की संयोजकता 2। इनकी बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ये पॉइंट मेन है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। किसी भी परमाणु की बाह्य कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के रूप में सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अकेरिय गैस नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। और संयोजकता हमारे पास 2 प्रकार की लेकर चलेंगे, एक तो लेंगे यहाँ पर नेगेटिव और एक लेंगे पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन HCl ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं। तो संयोजकता कितनी है हाइड्रोजन की? 1। क्लोरीन की कितनी है? -1। ठीक है, क्योंकि जो यौगिक हमेशा उदासीन रहता है, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होगी और उदासीन बनाने के लिए क्लोरीन की संयोजकता -1 है, इसलिए परमाणु की जरूरत होती है। अब देखिए परमाणु सोडियम की संयोजकता हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। सोडियम संयोजकता निकालने के लिए पहले हमें परमाणु संख्या का पता होना चाहिए। परमाणु संख्या याद करेंगे कितनी हमारी? 11 है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Klm में करेंगे तो 11 हमें टोटल है ना, हमारे पास 11 है। तो 11 को तोड़ेंगे, पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे कक्ष में 9 बनते हैं, लेकिन 9 नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे 8 ही ले सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे 8, अब एक और बचेगा तो कितना बनेगा? 2, 8, 1। तो ये K, L और M, ये K आ गया, ये L आ गया, ये M, 3 कोष हो जाएंगे हमारे पास। तो सोडियम के कक्ष में बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना? अगर बाहरी कक्ष में 1 है तो इसका मतलब संयोजकता इसकी कितनी है? 1 होती है। अतः सोडियम होगा उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होगी? 1 होगी। सोडियम का सबसे नज़दीकी अकेरिय गैस क्या है? नियोन है। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है हमारे पास? 2 और 8 है, क्योंकि उसकी संख्या 10 होती है ना, तो 2 और 8 हो जाएगा। नियोन और सोडियम का नज़दीकी अकेरिय गैस, नियोन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अतः सोडियम हमेशा अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, अतः सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोकर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। अतः सोडियम की संयोजकता कितनी रहेगी? 1 रहेगी। अब कुछ तत्वों की संयोजकता आप कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया हमारे पास? H। परमाणु संख्या उसकी क्या है? 1। अब प्रोटॉनों की संख्या उसमें कितनी रहेगी? 1 रहेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। बराबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, हमेशा याद रखिए। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब निकालते हैं हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण, क्योंकि देखिए संख्या 1 है तो पहले कक्ष में 3-4 कक्ष होंगे हमारे K, L, M, N, और संयोजकता क्या रहेगी? जितनी लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है, तो संयोजकता कितनी रहेगी? 1। इसी प्रकार करेंगे हीलियम। हीलियम में 2 होते हैं तो संयोजकता 2 ही रहेगी। इसी प्रकार मान लो बेरिलियम लेते हैं, 4, पहले कक्ष में कितने होंगे? 2, दूसरे में भी कितने होंगे? 2, तो लास्ट में कितने बचेंगे? 2, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लो हम लेते हैं बोरोन, मान लो ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 8 संख्या है हमारी। परमाणु संख्या कितनी? 8। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, 8 और 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है हमें। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 में पहले कक्ष में कितना आएंगे? 2, दूसरे कक्ष में कितना आएंगे? 6, तो 2 और 6 आ जाएगा। और ज़रूरत कितनी की? अब इसको देखिए 8 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी रहेगी? 2 रहेगी। दूसरा देखिए, हम मान लो आर्गन का करते हैं। आर्गन में कितने? 18 होंगे तो पहले कक्ष में कितने होंगे? 2, दूसरे में कितने आएंगे? 8, तीसरे में कितने आएंगे? 8। 2 और 8 10 और 8 18 आ जाएगा। देखिए, तो क्योंकि बाहरी कक्ष भरा हुआ है इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए लास्ट में। अगर फालतू है तो उसी हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं। अब फास्फोरस का देखिए,
कितने हैं 15, तो पहले कक्ष में कितने बनेंगे 2, दूसरे में कितने बनेंगे 8, तीसरे में कितने बनेंगे देखिए 15 बनाना है तो 5 बनते हैं। कितने बनते हैं 5। अब यहाँ 5 हो गया, हमें टोटल 8 बनाने हैं। तो 8 के लिए कितने की जरूरत है 3 की, या तो 3 ये खोएगा ये गया, या तो 3 लेगा या 5 के 5 देगा। तो इसका मतलब इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं 3 और 5 से हो सकता है यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम का देखिए 12 है जैसे हमारे पास, तो 2 और 8 10 और 2 12, तो संयोजकता हमारी कितनी रहेगी 2 रहेगी लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं हमारा, आप करते हैं हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। क्या होती है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या के बारे में पहले देखेंगे। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। जितने प्रोटॉन होंगे वो इसकी क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या कहलाती है। और इसको हम Z से लिखते हैं, सिंबल क्या है इसका Z होता है। किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या परमाणु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। मेन पॉइंट क्या है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं, और Z से इसको निरूपित करते हैं। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि याद करने का तरीका क्या है, परमाणु द्रव्यमान ए से लिखते हैं परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, यानी कि A=N+P। ये फार्मूला याद कर लीजिए, A=N+P। N का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, तो टोटल हमारी क्या रहेगी, ये द्रव्यमान संख्या होती है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, सवाल आएंगे इस पर ऊपर काफ़ी आएंगे। A क्या है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, N क्या है न्यूट्रॉन की संख्या, P क्या है प्रोटॉन की संख्या। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, बिल्कुल आसान है। कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, कितनी होती है 6। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। अतः कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 6 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो वो परमाणु द्रव्यमान होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है ना, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या प्लस कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि 6 और 6 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अतः कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा 12। यूँ तत्व के द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या को दर्शाना, कैसे दर्शाएंगे देखिए। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान को तत्व के संकेत के बाईं ओर तथा परमाणु संख्या के तत्व को यहाँ लिखेंगे, संकेत के बाईं ओर नीचे की ओर लिखा जा सकता है। लिखने का तरीका आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, यानी कि जैसे द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखो और परमाणु संख्या नीचे लिखो, इस तरह से हम लिखते हैं। ये तत्व का प्रतीक, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या हो गया तत्व का प्रतीक, नाइट्रोजन के लिए ऊपर क्या ये द्रव्यमान संख्या आएगी और नीचे क्या आएगी इसकी परमाणु संख्या, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या निकालेंगे हम उसको कैसे, फार्मूला हमारे पास क्या आता है देखिए, A=N+P था, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी है 9, परमाणु संख्या कितनी है 9, द्रव्यमान संख्या कितनी है 19, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 10। अब यहाँ से देखिए फार्मूला देखिए, A क्या होता है हमारे पास N+P, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होता है ना। तो परमाणु संख्या हमें पता होती है कितनी है 9, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हमारी 10, और द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, दोनों को जोड़ के टोटल 19 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी, जितनी परमाणु संख्या है, जितनी परमाणु संख्या है वही प्रोटॉनों की संख्या और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों बराबर आएंगे। नोट कर लीजिए, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, ये और ये तीनों बराबर होती हैं 9 9 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ध्यान रखेंगे परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों बराबर होती हैं। ठीक है ना, और जब हमें निकालनी हो न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो, यानी कि 19 में से 9 गया 10 रह जाएगा। क्लियर है पॉइंट। आप देखिए अगर मान लो परमाणु संख्या 16 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 16 होगी,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 16 होगी, ये बराबर होती है, ठीक है। और परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों को जोड़ दो, या यदि हमें द्रव्यमान संख्या पता है, मान लो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 32 होती है, तो 32 में से 16 घटा दो तो 3 आ जाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या भी आ जाएगी हमारे पास, प्रोटॉन की संख्या भी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आ जाती है। ये हमारे लास्ट में संयोजकता हो जाएगी, ठीक है ना। समस्थानिक और समभारी के बारे में, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के परमाणु को ले लें, इसके 3 परमाणु होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन के। तो सबसे पहला हमारा क्या है, प्रोटियम, लिखेंगे इसको 1H1। दूसरा हमारा ड्यूटेरियम 1H2, लिखने देखिए, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1H1 ऐसे लिख सकते हैं। और क्लियर पॉइंट, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइट्रियम 1H3, लिखेंगे इसको ऐसे 1H और ऊपर 3, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर पॉइंट, प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। देखिए परमाणु संख्या हमारी नीचे वाली होती है ना, ये 1 है नीचे, ये इसके नीचे 1 है और ये इसके नीचे 1 है, ये परमाणु संख्या, ये सबकी समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी अलग है। तो ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है 1 2 3, द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है, 1 2 3। इसी प्रकार हमारे पास कार्बन है, कार्बन के 2 उदाहरण हमारे पास, कार्बन 12 और 6, कार्बन 14 और 6, तो 2 हो गए। क्लोरीन के भी 2 हैं, क्लोरीन 17 और 35, क्लोरीन 17 और 37। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान हमारे पास क्या होगा, 35U 37U, जो 3:1 में होता है, आता है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान हम निकालेंगे कैसे, देखिए 35 हमारे पहले में होता है और 37 दूसरे का होता है, गुणा में 75% होता है, गुणा में 25% हो जाएगा। तो परसेंटेज का जो फार्मूला लगेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, 35.5U। इसके बाद समभारी क्या होता है, 2 तत्वों कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18 के बारे में सोचते हैं। पहले परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारी कहा जाता है। मोटे तौर पे इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न जबकि दोनों का योगफल समान होता है। सेकंड पॉइंट, परमाणु का क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। परमाणु भार समान लेकिन क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होता। रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। इसके बाद भौतिक गुण के बारे में बात करें, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं। अब समस्थानिकों के मुख्य उपयोग देख लीजिए क्या होते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक यूज़ किया जाता है। घेंगा रोग में आयोडीन का जो यूज़ करते हैं, जिसको हम नमक में डालकर यूज़ करते हैं। तो लेसन जो हमारे पास मेन रहेगा, लेसन का थोड़ा सा सार हम ले लेते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट क्या आते हैं, हमने जो आज के लेसन में जो रिवाइज़ किया है वो क्या क्या रिवाइज करते हैं किया है देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा मोटा सा हम जो आज का पॉइंट रहा है रिवाइज किया हमने। परमाणु की संरचना के बारे में, पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। एक तो पॉइंट हमने ये पढ़ा, पहला पॉइंट, पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। जे थॉमसन ने ये प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले होते हैं। क्लियर पॉइंट। परमाणु के 4 कक्ष होते हैं, KLMN, 4 कक्ष होते हैं KLMN। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना तो उसको मतलब किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, फार्मूला क्या है हमारे पास, 2n2, 2n2। और फार्मूले का क्या नाम है, बोरबरी नियम। इसको क्या बोलते हैं, बोरबरी नियम। किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने रख सकते हैं, किसी भी 8 रख सकते हैं। किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है
जिन तत्वों के बाह्यता कक्ष पूर्णतः भरे होते हैं रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, मतलब जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी भी सक्रिय नहीं होती, ना वो किसी से लेते हैं ना किसी से देते हैं। हाइड्रोजन के हमने 3 समस्थानिक पढ़े हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हमारे पास, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं का औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर है पॉइंट। रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों के परिकिरण प्रयोग में परमाणु केंद्रक की खोज की थी। तो कैसे की थी उसने? परमाणु केंद्रक की खोज वहाँ से की थी। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन शक्ति होती है, या बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अक्रिय तत्व